हेलो नमस्कार साथियों, मैं नवल चौधरी फार्मर्स लव के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागतम वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को बताएं कि अपन फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की क्लासों को कंटिन्यू कर रहे थे और आज बात होने वाली अपने किसकी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की, जीपीवी 121 की। ठीक है, और उसका थर्ड लेक्चर, कौन सा लेक्चर दोस्तों, थर्ड लेक्चर, और जिसका क्या नाम है, माइटोसिस। ठीक है ना, क्या नाम है जिसका, माइटोसिस। और माइटोसिस को अपन अच्छे से हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको समसूत्री विभाजन। कौन सा दोस्तों, समसूत्री विभाजन। ठीक है ना, तो हिंदी और इंग्लिश, क्या दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को अपन लेते हुए चलेंगे और बिल्कुल अच्छे से लगभग सभी क्लासेस आपके कुछ क्लासेस अपलोड हो गई है और बाकी की कंटिन्यू इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, अपलोडिंग चल रही है, सब काम क्लासों का चल रहा है। बस आप कमी मत रखना, तो किसी तरह की बैक नहीं आई होगी। ठीक है ना, और आपको पता होगा कल ही रिजल्ट आया एसकेएन का, या फिर कई यूनिवर्सिटियों का रिजल्ट आया है फर्स्ट ईयर का, तो हो सकता है किसी को निराशा हाथ लगी है, तो कोई उसकी दिक्कत रहने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। फार्मर्स लव के यूट्यूब चैनल पे जाओ, बायोकेमिस्ट्री में दिक्कत है, मैथ में दिक्कत है, या फिर किसी में भी तुम्हारे कोई भी प्रॉब्लम है, तुरंत वहाँ जाकर प्ले लिस्ट में देखो और तुम्हारी सभी दिक्कतें दूर हो जाएगी, और किसी का अगर गलती से बैक आ भी गई है तो भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो अपने इधर कंटिन्यू चल रही है, और आपको पता है सेकंड सेमेस्टर में एक दो सब्जेक्ट और है, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है ना, जिसमें वो वाटर वाला, इरोजन वाला पूरा आता है, इसमें गली का कैसे फॉर्मेशन होता है और कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, वो वाला सब्जेक्ट, और क्या एलपीएम वगैरह। ठीक है ना, तो एक दूसरे चैनल अपने उस पर भी कंटिन्यू क्लासेज चल रही है। ठीक है ना, तो क्या नाम है उसका, उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो चैनल के क्या नाम है, नवल चौधरी। क्या नाम है, नवल चौधरी। ठीक है, जैसे आप चैनल पे जाओगे कई सारी क्लासेज इस पे अपलोड है। ठीक है ना, और काफ़ी सारी क्लासेज अभी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों फार्मर्स क्लब की टीम आपके लिए कंटिन्यू मेहनत कर रही है, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना आपको भी हक बनता है। ये जो यहाँ पर रेशियो दिख रहा है आपको 7:1, इसको थोड़ा सा प्लीज़ आगे की ओर बढ़ाएं। हालांकि सब्सक्राइबर करने से कोई ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन एक यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि मिनिमम कम से कम 1K से तो पार करें हैं, इसलिए थोड़ा सा आपसे सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं, तो आप यहाँ सपोर्ट दिखाइएगा। अपन आते हैं सीधा अपने टॉपिक पे। कहाँ आते हैं दोस्तों, अपने टॉपिक पे, और यस करेक्ट, आज का टॉपिक है समसूत्री विभाजन, और थर्ड लेक्चर अपना आप सिलेबस में देखोगे तब इसमें। ठीक है, और देखो इसमें समसूत्री विभाजन क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, आप सभी को पता है। फ्लेमिंग एक शब्द था, एक वैज्ञानिक था जिसका क्या नाम था, फ्लेमिंग। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं इधर, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने शब्द दिया। शब्द किसने दिया था, तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन सा शब्द दिया, माइटोसिस, बोले तो समसूत्री विभाजन दिया था। ठीक है, और समसूत्री विभाजन में क्या होता है, पैतृक, क्या दोस्त इसमें पैतृक के बिल्कुल समान होगा, पैतृक के क्या होगा, बिल्कुल समान, और वो कौन होगा इसमें, संतति। ठीक है, जो संतति होगी वो बिल्कुल समान होगी, किसके समान होगी, पैतृक के समान होगी, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक है ना, और एक पैतृक कोशिका होगी तो उससे कितनी उसकी संतति कोशिका बनेगी, 2। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, एक पैतृक कोशिका से, किसमें, समसूत्री विभाजन में, एक पैतृक कोशिका से, एक पैतृक कोशिका से 2 संतति सेल या 2 संतति कोशिका बोल दो, 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है ना, तो इसमें क्या बताया, एक तो याद रखना आपको फ्लेमिंग, वैज्ञानिक कौन सा दोस्तों, इसमें फ्लेमिंग था। ठीक है ना, एक तो ये वैज्ञानिक याद रखना, दूसरी बात में इसने क्या दिया था, शब्द, और जस्ट क्या होगी उसके समान, और एक जो पैतृक सेल है उससे कितनी उसकी संतति बन जाएगी, 2 संतति बनेगी। कितनी बनेगी दोस्तों, 2 उसकी संतति बनेगी। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाओ, ये लाइन लिखो। ठीक है, उसके बाद में ये वाला डायग्राम बना दो, और उसके बाद में वो लाइन लिखो अपनी नोटबुक में, इसको लिखना करो स्टार्ट। ठीक है, नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट, एक वैज्ञानिक था इसमें, ओ हर्टिंग। क्या नाम था उसका, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था, ओ हर्टिंग। ओ हर्टिंग, और ये भाई साहब क्या कहते थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था इन्होंने, एक सिद्धांत, इसका नाम था
कैरियोप्लाज्मिक सिद्धांत, क्या नाम था इसका? कैरियोप्लाज्मिक सिद्धांत। आपको पहली लाइन तो इसमें क्या याद रखनी है, कैरियोप्लाज्मिक सिद्धांत किसके लिए दिया है? तो ये सिद्धांत किसने दिया था? ओ हर्टिंग ने दिया था, और समसूत्री विभाजन के लिए, समसूत्री विभाजन के लिए, विभाजन के लिए, समसूत्री विभाजन कैसे होता है, ठीक है ना, कैसे क्या होता है, उसके लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया और उसका क्या नाम था? कैरियोप्लाज्मिक सिद्धांत। इनके अनुसार क्या होता है? तो देखो इसके अनुसार क्या होगा, इस सिद्धांत के अनुसार भाई ये समसूत्री विभाजन है, ये विभाजन होता कैसे है? तो इस सिद्धांत के अनुसार एक क्या होता है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या होता है दोस्तों? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। किस कोशिका का ज्यादा होगा और किसी कोशिका का क्या होगा? कम होगा, या फिर किसी का बिगड़ जाएगा। क्या होगा? किसी का बिगड़ जाएगा। जब कोशिका का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है वो वैल्यू बिगड़ जाती है, ठीक है, कभी कम कभी ज्यादा ऐसे हो जाता है, तब कोशिका एक कोशिका से दो कोशिका में टूट जाती है। उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं कैरियोप्लाज्मिक सिद्धांत। और वो देने वाला वैज्ञानिक कौन था? ओ हर्टिंग। क्या था इसमें? ओ हर्टिंग, ठीक है ना। तो इसमें लिखो, इसमें इस सिद्धांत के अनुसार किसी कोशिका का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बिगड़ने से, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बिगड़ने से समसूत्री विभाजन होता है या कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का विभाजन होता है। कैसे विभाजन होता है? जब उसका कौन सा मान बिगड़ेगा? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। इसको अपन एक भाषा में बोले तो कौन सा मान? KI मान। कौन सा मान दोस्तों? KI मान। कोशिका का बिगड़ेगा तो क्या होगा? उसका समसूत्री विभाजन हो जाएगा। KI इंडेक्स, ठीक है, बिगड़ने से होता है। तो ये किसने दिया था? ओ हर्टिंग ने। और किसके लिए दिया था? समसूत्री विभाजन के लिए। आपको इसमें ज्यादा इसमें कुछ याद रखने की आवश्यकता है नहीं दोस्तों, ठीक है ना। और अब आते हैं अपन नेक्स्ट अपने पास में कोशिका साइकिल। कौन आता है इसमें? कोशिका साइकिल, ठीक है। अभी अपन ने क्या पढ़ा इसमें? देखो माइटोसिस जस्ट स्टार्ट किया था, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक था, उसने ये समसूत्री शब्द दिया था और इसने कहा था भाई पैतृक है उसके जस्ट संतति क्या होगी? एकदम बिल्कुल समान। किसके अंदर? माइटोसिस के अंदर, ठीक है। और एक पैतृक कोशिका है, उससे कितनी बनेगी? दो क्या बनेगी? इसमें संतति का निर्माण होगा। और एक अपन ने देख लिया सिद्धांत कि भाई समसूत्री विभाजन होता ही क्यों है, तो वो किसके अनुसार? ओ हर्टिंग के अनुसार, ठीक है। अब आता अपने पास में टॉपिक है, उसका क्या नाम है? कोशिका चक्र। क्या नाम है दोस्तों? कोशिका चक्र, या जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेल साइकिल, ठीक है ना। तो इधर लिखो, इसमें कोशिका चक्र ऑब्लिक ठीक है ना। अब देखो इसमें ये अपने कितने प्रकार का है? तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। आपने सुना भी होगा, एक होता है इंटरफेज। एक क्या होता है? इंटरफेज। और एक क्या होता है इसमें? विभाजन प्रावस्था। क्या होती है दोस्तों? विभाजन प्रावस्था। और जो इंटरफेज है इसको हिंदी बोलते हैं अंत अवस्था। कौन सी बोलते हैं दोस्तों? अंत अवस्था, ठीक है। तो पहली कौन सा की इसमें? अंत अवस्था, ठीक है ना। और इसको अपन क्या बोलेंगे? इंटरफेस, INTER, इंटरफेस, ठीक है ना। और इधर क्या लिखेंगे इसमें? विभाजन प्रावस्था, विभाजन प्रावस्था, विभाजन प्रावस्था, ठीक है ना। विभाजन प्रावस्था। और इसको अपन डिवीजन फेज क्या बोल दो इसको?
डिवीजन फेज। कौन से फेज दोस्तों? डिवीजन फेज। ठीक है, तो सेल साइकिल दो प्रकार की होगी, एक इसमें इंटरफेज आ गई और एक कौन आ गई इसमें? विभाजन प्रावस्था। और जो विभाजन प्रावस्था है या तो किसका होगा विभाजन, या तो होगा इसमें किसका? केंद्रक का, या फिर किसका होगा? कोशिका द्रव्य का। ये भी दो प्रकार की, ये भी कितने प्रकार की इसमें? दो प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है, पहला क्या इसमें? केंद्रक का विभाजन। किसका विभाजन? केंद्रक का विभाजन। और दूसरा कौन इसमें? कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है ना, कितने प्रकार की होगी? ये भी दो प्रकार की। ये तो हो गई इसमें केंद्रक का विभाजन, और ये दूसरी कौन सी होगी आपके? कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, और उधर कौन था अपने पास में? इंटरफेस। इंटरफेस भी कितने प्रकार की? तीन। इंटरफेस दोस्तों कितने प्रकार की इसमें? तीन। देखते हैं कौन कौन सी तीन है। पहली होती है, इसको अपन बोलते हैं क्या इसमें? जीवन स्टेज। और दूसरी एस, और तीसरी कौन इसमें? G2 अवस्था। तीन ही अवस्था है बस, और इसमें एस अवस्था वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो पहली कौन सी होगी इसमें? जीवन। दूसरी कौन सी होगी? एस, एस अवस्था। और तीसरी कौन सी होगी इसमें? G2। कौन हो गई इसमें? G2। तो इंटरफेस कितने प्रकार की हो गई? तीन प्रकार की। कितने प्रकार की दोस्तों? तीन प्रकार की हो गई इसमें। ठीक है, पहली जीवन, दूसरी एस अवस्था, और तीसरी हो गई इसमें G2 अवस्था। कौन सी अवस्था दोस्तों? G2 अवस्था। ठीक है ना, ये कोशिका क्या हो गया इसमें? साइकिल। और आपको पक्का इसमें ये ऐसा एक ऐसा कोशिका साइकिल बनाना पड़ेगा, और बहुत आपके अच्छे नंबर आएंगे, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, अब आप फर्स्ट अपन किसको पढ़ेंगे? इंटरफेस को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे अपन? इंटरफेस को सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो इंटरफेस में क्या होता है, और ये सक्रिय अवस्था है या फिर नहीं है, कैसी क्या है, इसके बारे में अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, एक तो क्या होती है इसमें? अंतावस्था, या इसको क्या बोल दो? इंटरफेस। क्या बोल दो दोस्तों? इंटरफेस। सबसे लंबी व सक्रिय अवस्था क्या होती है इसमें? सबसे लंबी व सक्रिय अवस्था। ये कैसी है? सबसे लंबी व सक्रिय अवस्था होती है। कैसी होती है दोस्तों? सबसे लंबी और कैसी है? सक्रिय अवस्था होती है। और इसे क्या कहते हैं? विश्राम अवस्था भी कहते हैं। इसे इसे विश्राम अवस्था भी कहते हैं। अवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको भी देखेंगे। कहते हैं क्योंकि इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। कोई विभाजन नहीं होता है। ठीक है ना, किसमें विभाजन नहीं होता है? तो वो किसमें? इंटरफेस में। किसमें विभाजन नहीं होता है? इंटरफेस में विभाजन नहीं होता है। सबसे लंबी व सक्रिय अवस्था है। इसे विश्राम अवस्था भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसमें आप ये बात अच्छे से देख लेना दोस्तों। लिखो इसको फटाफट। तो फिर क्या होता है इसमें? कोई विभाजन ही नहीं होता, तो फिर ये अवस्था होती क्यों है? इसमें क्या होता? जो धागे होते हैं, ठीक है ना, जो क्या होते हैं इसमें? धागे, क्रोमेटिन के धागे संग्रहित होते हैं इसमें, क्रोमेटिन के धागे बनते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है? इसमें क्रोमेटिन के धागे संघनित होते हैं। क्रोमेटिन के धागे संघनित होते हैं।
ठीक है ना, ये लाइन तुम इसमें जरूर याद रख सकते हो। अब क्या पहले कौन आएगी, पहले आएगी इसमें कौन सी अपन ने लिखी थी अपने G1, उसके बाद में S और उसके बाद में G2। कभी भी इसके सीक्वेंस में मिस्टेक मत कर देना, ठीक है ना, इसकी सीक्वेंस है ना, क्रम, क्या इसका कर्म, नहीं कर्म अलग हो जाता है, क्रम बोलेंगे इसको। कर्म पहले कौन आएगा, तो पहले आएगा दोस्तों कौन इसमें G1, उसके बाद कौन आएगा S और उसके बाद कौन आएगा G2, कौन आएगा उसके बाद G2 आएगा, कौन आएगा दोस्तों G2। इस प्रकार से कैसा आएगा, इस प्रकार से। इसका कभी सीक्वेंस में अरेंज करने को बोले तो भी आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से क्या कर देना, उसको अरेंज कर देना, ठीक है ना, इस प्रकार से अरेंज कर देना। नोट करो फटाफट इसको, इंटरफेस को। अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना, आपको अच्छे से यहाँ पढ़ाई करनी है। कर लिया नोट, आपको कभी पूछे ये कर्म किसने बताया था, ठीक है ना, तो ये कर्म किसने बताया था, होवार्ड, क्या दोस्तों, होवार्ड व फ्लैक नामक वैज्ञानिकों ने, फ्लैक नामक वैज्ञानिकों ने ये सीक्वेंस बताई थी कि भाई ये जो काम हो रहा है वो सभी इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कौन कहते हैं, होवार्ड और फ्लैक नामक वैज्ञानिक। क्या बताया था इन्होंने, कर्म बताया था, कर्म बताया है ना, सीक्वेंस बताया था। क्या बताया दोस्तों, सीक्वेंस बताया था। कर लिया नोट, आगे बढ़े। अब अपन पहला पढ़ेंगे कौन सी, पहली कौन सी पढ़ेंगे अपन इसमें, जीवन स्टेज। कौन से दोस्तों, जीवन स्टेज। जीवन स्टेज या इसको क्या बोल दो, वर्दी प्रावस्था। क्या बोलते दोस्तों इसको अपन, वर्दी प्रावस्था। वर्दी प्रावस्था, ठीक है, या क्या बोल दो पूर्व डीएनए संश्लेषण अवस्था, पूर्व डीएनए संश्लेषण अवस्था। कौन सी, पूर्व डीएनए संश्लेषण अवस्था। पूर्व डीएनए संश्लेषण अवस्था क्यों बोला, क्योंकि इसके बाद कौन आएगी, एस फेज। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है ना, उसका सिंथेसिस होता है, इसमें नहीं होता। तो पूर्व मतलब पहले की अवस्था, पूर्व मतलब क्या, इसमें पहले की अवस्था, ठीक है ना। या इसको क्या भी बोल सकते हैं, गैप फेज, एक नाम और इसका गैप फेज। कोई काम का नहीं है, तीन नाम खूब है, आप तो इसके नाम से बोल लो या फिर इसके नाम से बोल दो, अपने लिए इतना खूब है। ये क्या होती है इसमें, इंटरफेस की सबसे लंबी अवस्था। क्या होता है दोस्तों इसमें, इंटरफेस की इंटरफेस की सबसे लंबी अवस्था, इंटरफेस की सबसे लंबी अवस्था, ठीक है ना, इंटरफेस के सबसे क्या है, लंबी अवस्था। अब इसमें वर्दी अवस्था बोला है इसको, है ना, गैप फेज बोला है, इसमें होता ज्यादा कुछ नहीं, उपापचय रूप से सक्रिय जो कोशिका है, कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है, सक्रिय होती है किस रूप से, उपापचय रूप से क्या होती है, सक्रिय होती है। कोशिका विभाजन नहीं होता है इसमें, क्या नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन उपापचय रूप से क्या होती है, सक्रिय होती है, ठीक है ना। उसके बाद लिखो तुम इसमें
कोशिका विभाजन होने के लिए निर्णय लेती है। क्या लेती है? निर्णय लेती है, मतलब डिसीजन लेती है इसमें। और उसके लिए जो भी कंडीशन उसको चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए जो भी उसको कंडीशन चाहिए वृद्धि व विकास क्या होता है? होता है। तथा कोशिका में वृद्धि व विकास होता है। तथा कोशिका में वृद्धि व विकास होता है। क्या होता है इसमें? वृद्धि व विकास होता है, ठीक है ना। कोशिका में वृद्धि व विकास होता है। नोट करो इसको फटाफट। और ये क्या होती है? डीएनए पूर्व सिंथेसिस अवस्था होती है, ठीक है ना। एक लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखेंगे अपन, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये कई बार आ जाता है इसमें, G0 अवस्था क्या होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? कभी कभी कोशिका जीवन अवस्था में विभाजन नहीं करने का, या विभाजन होता ही नहीं है, निर्णय लेती है। निर्णय मतलब जो डिसीजन करती है ना, ये वाला निर्णय लेती है। जिसे G0 अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? G0 अवस्था कहते हैं। अपन ने कहा इसमें कोशिका निर्णय लेगी, जरूरी थोड़ी है हमेशा विभाजन हो ही हो, कभी नहीं हुआ तो इसको अपन क्या बोलेंगे? G0 अवस्था। क्या बोलेंगे दोस्तों? G0 अवस्था इसको अपन बोलते हैं कि कोशिका ने डिसीजन लिया कि भाई मुझे क्या करना है, इसमें विभाजन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? G0 अवस्था। क्या बोलेंगे इसको? G0 अवस्था, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा माहौल ठंडा करते हैं और, ठीक है। उसके बाद में ये तो अवस्था कौन सी हो गई इसमें? जीवन। कौन सी हो गई दोस्तों? जीवन। उसके बाद में कौन आएगी अपने? एस अवस्था। कौन आएगी दोस्तों? एस। आप फटाफट इसको लिखो। ठीक है, नोट कर लिया। ये G0 है ना, 6 मत लिख देना इसको। ये क्या है? G0 अवस्था है। कैसी अवस्था है? G0 अवस्था होती है। ठीक है। उसके बाद में अपने आती है एस फेज, या इसको क्या बोलते हैं? डीएनए संश्लेषण अवस्था। क्या बोलेंगे इसको दूसरी को? एस फेज या डीएनए संश्लेषण अवस्था। एस फेज या इसको अपन क्या बोलते हैं? डीएनए संश्लेषण अवस्था। डीएनए संश्लेषण अवस्था, एस फेज या डीएनए संश्लेषण अवस्था, ठीक है ना। हेडिंग लगा दो आप इसकी। और वेरी इंपॉर्टेंट एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि डीएनए का सिंथेसिस या उसका डीएनए का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है? एस फेज में। किस में होता है दोस्तों? एस फेज में होता है। तो इसमें देखो, इस अवस्था में डीएनए की मात्रा, इस अवस्था में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है।
डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ठीक है ना, डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। और यह किसके मध्य है, यह अवस्था G1 व G2 के बीच की अवस्था है, के बीच की अवस्था है, बीच की अवस्था है। तो आपको पूछे एस अवस्था कहाँ प्रेजेंट है, या डीएनए का जो संश्लेषण होता है कि मात्रा जो दुगनी होती है वो कहाँ होती है, G1 व G2 के बीच में इसकी मात्रा क्या होती है, दुगनी होती है। ठीक है ना। और क्या इसमें हिस्टोन प्रोटीन सक्रिय हो जाते हैं, लिखो इसमें हिस्टोन प्रोटीन सक्रिय हो जाते हैं, हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है ना, हिस्टोन प्रोटीन क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और उसके बारे में लेट एस फेस है ना, इसमें क्या लिखा अपन ने, लेट लेट एस फेज में, लेट एस फेज में तारक काय, जिसको सेंट्रियोल्स बोलते हैं, तारक काय का भी प्रतिकृतिकरण मतलब रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण हो जाता है, हो जाता है। ठीक है ना, एक होती है अर्ली एस फेज और एक कौन सी होती है इसमें, लेट एस फेज। तो इसमें क्या होता है, लेट एस फेज में क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स है, जो तारकाएं हैं, इसका भी क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन हो जाता है, इसका भी प्रतिकृतिकरण हो जाता है। ठीक है ना। तो ये तो कौन से हो गया अपने इसमें एस फेज, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, बताओ डीएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो वो किस में होता है, एस फेज में होता है। ठीक है ना। और इसमें डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है, किसकी मात्रा, डीएनए की। ठीक है। और ये किसके मध्य उपस्थित है, G1 व G2 के मध्य अवस्था उपस्थित होते हैं, उसके बीच उपस्थित है। और इसमें कौन से प्रोटीन सक्रिय हो जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन सक्रिय हो जाते हैं दोस्तों, हिस्टोन प्रोटीन। और कौन सी फेज, लेट एस फेज, कौन सी, लेट एस फेज, उसमें तारक काय का क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, रेप्लिकेशन हो जाता है। करो इसको नोट फटाफट, बहुत अच्छे से है ना, इसको क्या रखना, आप याद रखना, काम आएगी आपके। वैसे तो ये टॉपिक किसका, अपने सेल बायो का टॉपिक है, किसका टॉपिक है, सेल बायो। लेकिन इसको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में दे रखा है, तो अपन को यहाँ इसको पढ़ना पड़ता है दोस्तों। पढ़े नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कौन सी अवस्था, पहली कौन सी थी, G1, और दूसरी कौन सी थी इसमें एस, और अब तीसरी कौन सी, G2 अवस्था। कौन सी दोस्तों, G2 अवस्था। G2 अवस्था, या इसको अपन क्या बोलते हैं, G2 अवस्था। कौन सी अवस्था दोस्तों, G2। और उसके बाद में इसमें अपन क्या करेंगे, जो कोशिका है उसका निर्माण वापस से स्टार्ट हो जाएगा, जो विभाजित हुई थी ना, डिवाइड हो गई एक कोशिका से दो में, डीएनए का रेप्लिकेशन वगैरह हुआ था। ठीक है ना। अब उस कोशिका का वापस क्या होगा, पुनः विकास, और उसका क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है। तो इसलिए को इसमें कोशिका का वृद्धि व विकास पुनः प्रारंभ हो जाता है। कोशिका की वृद्धि व विकास, है ना, विकास सर की बात नहीं हो रही है, वृद्धि व विकास पुनः प्रारंभ हो जाता है, पुनः प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है, पुनः प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में कुछ प्रोटीन होंगे, वो भी बनेंगे, और जो किसके लिए जरूरी है, तरकु तंतु निर्माण के लिए जरूरी भी हो रहे, और नए नए प्रोटीनों का क्या निर्माण स्टार्ट हो जाता है। नए प्रोटीनों का निर्माण
नए प्रोटीन का निर्माण शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। और जो किसके लिए जरूरी है? तर्क तंतु निर्माण के लिए जरूरी भी है। जो तर्कु तंतु, तर्कु तंतु निर्माण के लिए, निर्माण के लिए जरूरी भी है, जरूरी भी है। तर्कु तंतु निर्माण के लिए क्या है? जरूरी भी है। ठीक है ना। तो ये हो गया इसमें G2 अवस्था। कौन सी होगी दोस्तों? G2 अवस्था। अब एक आती है कौन इसमें? इंटरफेस, और एक आती है इसमें विभाजन अवस्था। इंटरफेस की तो G1 S और G2 तीनों की बात हो गई अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गई G2 और ये हो गई S और ये हो गई इसमें G1। अब कौन बचा इसमें? ये इंटरफेस के बारे में जनरल। अब कौन बचा इसमें? विभाजन प्रावस्था। इसको एम फेज भी बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं इसको? एम फेज भी इसको बोला जाता है। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग कौन सी होगी? एम फेज। ठीक है ना। कितने नंबर पे थी? 2 नंबर पे, है ना। पहला इंटरफेस और दूसरा कौन सा? विभाजन प्रावस्था। ये इसको अपन क्या बोलते हैं? एम फेज। एम फेज या इसको बोलते हैं अपन विभाजन प्रावस्था। विभाजन प्रावस्था। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? विभाजन प्रावस्था। विभाजन प्रावस्था इसको कहा जाता है। और इसमें भी 2 प्रकार का था, एक केंद्रक और एक कोशिका द्रव्य। तो अपन पहला कौन सा पढ़ेंगे? केंद्रक विभाजन। ठीक है ना। इसमें अपन पहला कौन सा पढ़ेंगे? केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन पहला कौन सा पढ़ेंगे? केंद्रक विभाजन। ठीक है ना। आप फटाफट हेडिंग लगाओ इसकी, केंद्रक विभाजन। और केंद्रक विभाजन में वो अवस्था आएगी, कौन सी अवस्था आएगी अपने? पहले आएगी प्रोफेज फर्स्ट। पहले कौन सी आएगी इसमें? प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज। उसके बाद कौन सी थी इसमें? मेटाफेज। प्रोफेज मेटाफेज याद है ना। तो पहले अपने कौन सा है इसमें? प्रोफेज अवस्था। और ये भी क्या सबसे लंबी अवस्था है? प्रोफेज अवस्था। कौन सी अवस्था दोस्तों? प्रोफेज अवस्था। क्या है? सबसे लंबी अवस्था है, सबसे लंबी अवस्था। कैसी अवस्था? सबसे लंबी अवस्था है। तो सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? प्रोफेज अवस्था। और क्या होता है इसमें? उपापचय प्रक्रिया कम हो जाती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन रिड्यूस। ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें? रिड्यूस मेटाबॉलिक प्रोसेस, या बोल दो रिएक्शन मैकेनिज्म, बोल दो जो आपको अच्छा लगे वो बोल दो। मतलब उपापचय क्रियाएं कम हो जाती हैं। और क्या इसमें? जो आपके कौन होगा इसमें? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा कलर का होगा? थोड़ा ब्लैक कलर का दिखाई देगा, पीला, है ना। और क्या इसमें? थोड़ा पीला दिखाई इस प्रकार का देगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा इसमें? थोड़ा येलो कलर का, पीला। और क्या इसमें? श्याम। श्याम मतलब काला बोल दो, श्याम वर्ण टाइप का ऐसा दिखाई देगा। कौन दिखाई देगा इसमें? साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो क्या इसमें? विपरीत ध्रुवों पर क्या करते हैं? गति करते हैं। तारक काय, तारक काय विपरीत अगेंस्ट पोल, है ना। विपरीत ध्रुवों पर, ध्रुवों की ओर गति करते हैं। ध्रुवों की ओर गति करते हैं। गति करते हैं। कैसे गति करते हैं? अगेंस्ट पोल पर वो गति करते हैं। कौन? सेंट्रियोल्स।
और क्या इसमें क्रोमेटिन, ठीक है ना। कौन से धागे इसमें, क्रोमेटिन धागे जो संघनित होकर किसका, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्रोमेटिन धागे संघनित होकर गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। ये वाली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। तो देखो इसमें क्या क्या था, मैंने प्रोफेज अवस्था में एक तो क्रोमेटिन धागे हैं, वो किसका निर्माण करते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं, क्रोमेटिन धागे, और क्या होके संघनित होकर, कंडेंस होकर ऐसे, ठीक है ना। और जो सेंट्रियोल्स है वो कहाँ, इसमें विपरीत ध्रुवों पर क्या करेगा, गति करेगा, उसकी ओर गति करेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऐसा होगा रिड्यूस, और सबसे क्या इसमें लंबी अवस्था है, और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, रिड्यूस, ठीक है ना। फटाफट इसको नोट करो आप। कर लिया नोट, ठीक है। अभी इसमें और है, और अपन बातें पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। जो इसमें लेट प्रोफेज अवस्था होती है, कौन सी इसमें, लेट प्रोफेज, उसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या होते हैं, इसमें विलुप्त हो जाता है। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, लेट प्रोफेज की। इसके अंदर ये लेट प्रोफेज अवस्था, कौन सी अवस्था, लेट प्रोफेज अवस्था। तो बताओ लेट प्रोफेज अवस्था में क्या होगा, ठीक है ना। कौन इसमें, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या होता है, विलुप्त हो जाती है। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कौन हो जाती है विलुप्त, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, ठीक है ना। और तारक केंद्र के चारों तरफ प्रोटीन का जलीकरण हो जाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, किसके, सेंट्रियोल के चारों तरफ। तारक केंद्र के चारों तरफ प्रोटीन का जलीकरण, प्रोटीन का जलीकरण मतलब अंदर जेल जमा हो जाता है, ऐसे फॉर्म फिल्म बन जाती है, जलीकरण। ये हो गई प्रोफेज फर्स्ट। क्या हो गई दोस्त, इसमें प्रोफेज फर्स्ट हो गई। अब आ गई मेटाफेज। कौन आ गई इसमें, मेटाफेज। फटाफट नोट करो, टाइम ज़्यादा नहीं हो जाए। दूसरी कौन इसमें, मेटाफेज। कौन दोस्तों, मेटाफेज, ठीक है। नोट कर लिया इसको। इसमें क्या होगा, गुणसूत्र, बीच में जो इसमें लाइन होती है वहां के अरेंजमेंट हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर, मध्य रेखा पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, अरेंजमेंट हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। कहां पर आके, मध्य अवस्था पर आके व्यवस्थित हो जाते हैं। और मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है, और मेटाफेज प्लेट का निर्माण, प्लेट का निर्माण होता है, होता है।
किसका निर्माण होता है, मेटाफेस प्लेट का निर्माण होता है। आप देखना इसके सभी डायग्राम भी दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन पक्का पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए अपना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बात अपन बहुत इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, बड़े गुणसूत्र, बड़े गुणसूत्र परिधि की ओर और छोटे गुणसूत्र, बड़े गुणसूत्र कहां पर, परिधि की ओर, परिधि मतलब बाहर वाली जो लाइन रेखा है, और छोटे, ये लास्ट की बात है ना, छोटे गुणसूत्र, छोटे सूत्र मध्य में, क्या होते हैं इसमें, मध्यम होते हैं। ये लाइन भी आपको क्या रखनी है, इसमें याद रखनी है, ठीक है ना। ये बात हो गई इसकी। लास्ट में सभी का फोटो भी दिखाएंगे, आप टेंशन मत करो कि कैसे कैसे मध्यम प्लेट बनती है, ठीक है ना। सभी का फोटो भी दिखाएंगे। तो ये किसकी होगी, नोट कर लो इसको फटाक से, क्या कर लो, इसको नोट कर लो। कर लिया नोट। अब तीसरी आती है एनाफेस, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरी कौन सी, एनाफेस। एनाफेस, तीसरी अवस्था कौन सी है, एनाफेस, ठीक है ना। सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है, एनाफेस। सबसे लंबी प्रोफेस। तो इसमें लिख दो सबसे छोटी अवस्था, सबसे स्मॉलेस्ट, छोटी अवस्था, सबसे क्या है, छोटी अवस्था, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट फेज। और उसके बारे में एनाफेज में और क्या होता है, इसमें सेंट्रोमियर विभाजन होता है। इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन जो था ना तारक का, ठीक है ना, सेंट्रोमियर का विभाजन, सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है, सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, जिससे गुणसूत्र की मात्रा दुगनी हो जाती है, जिससे गुणसूत्र की मात्रा दुगुनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। किससे, सेंट्रोमियर के विभाजन होने से। और सबसे क्या है, इसमें छोटी अवस्था है। और गुणसूत्र कहां जाएंगे, विपरीत ध्रुवों पर। और क्या लिखो इसमें, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर गति करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर, विपरीत पोल है ना, पोल बोल दो या क्या बोल दो इसको, ध्रुव बोल दो। विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, गति करते हैं। कहाँ गति करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। बस नेक्स्ट आ जाओ, टीलोफेस। 4 नंबर पे कौन इसमें, टीलोफेस। नोट करो इसको फटाफट, क्या इसमें, टीलोफेस। और टीलोफेस कुछ भी नहीं, प्रोफेज का जस्ट उल्टा होता है। प्रोफेज का जस्ट क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। प्रोफेज का जस्ट, प्रोफेज क्या था, केंद्रिका, वो केंद्रिक झिल्ली, केंद्रिका वगैरह क्या हो रही थी इसमें, सब गायब हो रही थी, वो आ जाएंगे क्या इसमें, वापस आ जाएंगे। तो कौन इसमें, टीलोफेस। कौन से दोस्तों, टीलोफेस। और एक लाइन लिख दो इसमें, तो पहले क्या इसमें किसके अगेंस्ट है, प्रोफेज की विपरीत अवस्था, प्रोफेज की विपरीत अवस्था। तो प्रोफेज की विपरीत अवस्था कौन सी होती है, टीलोफेस।
क्यों इसमें क्या होता है, जो केंद्रक झिल्ली केंद्रिका वगैरह जो गए थे, ठीक है ना, वो क्या आ गए, वापस आ गए और गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं इसमें भी, ठीक है ना। तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तुम वहां से लिख लेना और मैं लिख देता हूँ गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर इसमें भी करेंगे, विपरीत ध्रुवों पर गति करते हैं या की ओर गति करते हैं, किधर गति करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, और केंद्रक झिल्ली केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है और अंततः दो संतति केंद्रक का निर्माण होता है। इसमें कितनी होती है, दो संतति केंद्रक का निर्माण होता है, केंद्रक झिल्ली ठीक है, और कौन इसमें केंद्रिका क्या आ जाती है, पुनः आ जाती है, ठीक है ना, वापस आ जाती है, और जिससे क्या होता है, दो प्रोजेनी न्यूक्लियस का निर्माण होता है, दो संतति मतलब क्या हुआ, इसमें प्रोजेनी केंद्रक का निर्माण होता है, मतलब एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन गए, दो केंद्रक बन गए का निर्माण होता है। तो पूछ सकते हैं ये संतति केंद्र का निर्माण किसमें होता है, टेलोफेज में। किसमें होता है दोस्तों, टेलोफेज में होता है। तो पहला कौन सा था, प्रोफेज, उसके बाद में मेटाफेज, एनाफेज, और कौन सा इसमें, टेलोफेज। कौन सा दोस्तों इसमें, टेलोफेज। ये तो किसका विभाजन था, केंद्रक का। अब किसका है, कोशिका द्रव्य का विभाजन। इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा, तुम बस 1 मिनट वेट करना है ना। अपन फटाक से पहले किसको पढ़ लेते हैं इसमें, तो अपन पहले किसको पढ़ लेते हैं, कोशिका द्रव्य का विभाजन। और यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है, प्लांट में किससे होता है और जंतुओं से किससे होता है, ये पक्का क्वेश्चन पूछते हैं। हेडिंग लगा दूं मैं पहले, कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन, ठीक है। क्या लिखोगे इसमें, पहला एक तरफ पादपों में और एक तरफ किसमें लिख दोगे, एक तो अपन किसमें बात कर रहे हैं, इन प्लांट्स में, और दूसरा अपन किसमें बात करें, इधर एनिमल में। एनिमल मतलब कौन इसमें, जंतु, और इधर कौन इसमें, पादप। कौन इसमें, पादप। किसके द्वारा विभाजन होता है, बस एक लाइन ही पूछते हैं आपसे, ठीक है ना। खांच द्वारा किसमें होता है, तो खांच द्वारा किसमें होता है, आपने बताओ आप, किसमें होता है, एनिमल में। किसमें होता है, एनिमल में। एक क्या बनती है, खांच बनती है। क्या बनती है दोस्तों, खांच बनती है, और उस खांच के द्वारा विभाजन किसमें होता है, तो वो होता है अपने किसमें, एनिमल में, ठीक है ना। और पादपों में किससे होता है, एक कोशिका पट्टी का निर्माण होता है, ठीक है ना। क्या होता है इसमें, कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है। तो बस एक लाइन लिखो पहले तुम जल्दी से, कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है, उसके द्वारा क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन। और इसमें किसका होगा, खांच द्वारा। किसके द्वारा, खांच द्वारा। या फिर तुम खांच को और क्या बोल सकते हो, तो खांच को और क्या बोल सकते हो, इसका अन्य नाम क्या होता है बताओ, तो खांच का अन्य नाम क्या बोल सकते हो इसमें, वलय, ठीक है ना। खांच या इसमें वलय द्वारा। नोट कर लिया, नोट करो इसको फटाफट, इंपॉर्टेंट है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। खांच या द्वारा या वलय विधि द्वारा, वलय विधि द्वारा। और इसमें कौन सी विधि द्वारा, कोशिका पट्टी का निर्माण विधि द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला, ये खास है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना इसको, ये वाले, या इसको बोल दो वाले। तो आज का जो अपना टॉपिक था उसका क्या नाम था दोस्तों, माइटोसिस। और अपने जो सिलेबस है मैन 15 कमेटी के अकॉर्डिंग उसमें 3rd नंबर का टॉपिक दिया हुआ है समसूत्री विभाजन। और नेक्स्ट है अपना कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा दोस्तों, अर्धसूत्री मियोसिस, उसकी भी अपन बात करेंगे। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। वीडियो को थोड़ा ज़्यादा स्पीड में करके भी देख लेना, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, उस बात पर आप हमेशा खरा उतरना। देखो पूरी टीम आपकी, फार्मर्स क्लब, विकास सर रात रात तक क्लासेस रिकॉर्ड करते रहते हैं,
ठीक है, दिन में बहुत काम में बिजी रहते हैं, फिर भी आपके लिए इतना काम करते हैं, तो एक दोस्तों आपका भी हक बनता है थोड़ा इस पर सपोर्ट दिखाने का, ठीक है ना। चैनल की जो इसकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इसको क्या करें, इसमें थोड़े इसको सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। यहाँ क्लासेस भी अपलोड है और क्लासें और भी आगे अपलोड होती रहेगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।